हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल है सभी का। आशा करते हैं वो सभी बच्चे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जैसे वीडियो में आप सभी आ चुके हैं, तो आज हम सेट डीबी कोड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो आपके 2023 में आ चुका है। वही पुरानी सारी महत्वपूर्ण निर्देश जो आप पहले से पढ़ चुके हैं कि 20 आपके MCQ टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर की आपकी जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे। तो हमेशा की तरह हम इस वीडियो में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आप चाहते हैं कि किस तरीके से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक किया जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और यहां पर महत्वपूर्ण वीडियोस आपको एग्ज़ाम तक मिलती रहेंगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं और MCQ टाइप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए मेरे बच्चों, हम MCQ टाइप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप सभी देखें, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए A मासा है, ठीक है, A B दो पूर्णांक हैं, ठीक है। दो पूर्णांक अगर A B दिए हैं तो इन दोनों का जो गुणा होगा वो किसके बराबर होगा, लासा गुणे मासा के बराबर, जो कि फॉर्मूला मैंने आप सभी को भी पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो जो कॉन्सेप्ट होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो कह रहा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए, ठीक है। A इंटू बी लिखा हुआ, पहला नंबर लिखा A इज इक्वल मासा गुणे AB इंटू बी, चलो ये लिखा हुआ है। और लासा लिखा हुआ है A क्रॉस B और A इंटू बी, और ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके के लिखे हुए हैं समथिंग। तो सबसे पहले इसको मैं स्क्रॉल को छोटा कर लूँ, ठीक है। और ये लिखा हुआ है मासा गुणे लासा, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए क्या कह रहा है, जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो लासा गुणे मासा होता है मेरे बच्चों। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर A क्रॉस B इज इक्वल ये वाला होना चाहिए। देखिए ये जो D नंबर लिखा हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं ये क्रॉस B इज इक्वल होना चाहिए मासा AB का, लासा AB का। तो ये D नंबर करेक्ट होना चाहिए। समथिंग इस इधर पे क्या है ना, कुछ मिसिंग है और कुछ नहीं है, छोटा सा इशू लग रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसके बगल में इक्वल नहीं लगाया इसने, इस पार्ट में बीच में इक्वल नहीं लगाया। ये लिखा हुआ ना AB मासा AB, तो इसने इस तरीके से लिखा A इंटू बी इज इक्वल SCF AB लिख दिया और LCM AB लिख दिया, ठीक है। इस तरीके का लिखा हुआ है, तो ये D नंबर करेक्ट होगा। और चेकआउट भी कर देते हैं, एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए D नंबर दिए ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, देखिए D नंबर दिए ना इसका, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मिसिंग है, कुछ एग्ज़ाम पे मिसिंग नहीं होगा, ठीक। चलिए बैक चलते हैं रिवर्स में। रिवर्स में देखते हैं कि एक शून्यता परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल। एक परिमेय संख्या सपोज करें 2 और एक अपरिमेय संख्या √2, तो ये अपरिमेय होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी परिमेय संख्या के साथ किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, घटाया जाए, भाग किया जाए, वो संख्या अपरिमेय ही बन जाती है। तो एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो भागफल होगा वो भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है मेरे बच्चों। अगले चलते हैं तीसरे नंबर में। तो तीसरे नंबर में लिखा हुआ है m इज इक्वल 5 n इज इक्वल m प्लस 7। तो m बराबर कितना दे रहा है 5, n कितना दे रहा m प्लस n, यानी 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इनका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 करेंगे, n का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 करेंगे, तो 169 हो जाएगा। 169 का अंडर रूट वैल्यू जो आएगी वो 13 आएगी। तो इसके अनुसार 13 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो C नंबर का, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। अब कोई परिमेय संख्या है, सपोज करो 2, ठीक है।
कोई परिमेय संख्या की समतुल्य में जो संख्या होगी वो 2 होगी, वो ऐसा भी लिख सकते थे 2/1, और ये भी लिख सकते थे 4/2। 2 के बराबर देखिए मैंने 1 के बराबर में 2 भी हो सकती है, 2 के बराबर में ये भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद ये भी 2 बचेगा, 8/4 लिखेंगे, ये भी 2 बचेगा। तो मैक्सिमम आंसर लगा दीजिए, मैक्सिमम आंसर हो जाएगा चौथे का सी। ठीक है, इसका कंफर्म भी कर लेते हैं कि चौथे का क्या दे रहा आंसर। चौथे में चलते हैं, चौथे का डी दे रहा है। ठीक है, चौथे का क्या दे रहा है, डी दे रहा है। ठीक है, वैसे आई थिंक अपरिभाषित तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 भी लगा सकते हैं, क्योंकि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याओं की बहुत सारी हो सकती हैं, अनंत होना चाहिए। तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपरिभाषित डी लगा देंगे। वैसे बहुत सारी संख्या हो सकती हैं इसके समतुल्य में। ठीक है, अनंत होता तो ठीक होता। हाँ भाई, अनंत और अपरिभाषित तो एक ही चीज़ है ना, अनंत और अपरिभाषित, अनडिफाइंड। हाँ ठीक है, डी सही होगा, ऑब्वियसली डी सही होगा। इसके बाद 5वां नंबर देखते हैं। तो 5वें नंबर में क्या कह रहा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो 2 रैखिक समीकरण है। यदि a1/a2, b1/b2, c1/c2 संपाती, संपाती में अनेक हल होंगे तो रेखाएं संपाती। इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 6वें नंबर पे चलते हैं। तो 6वें नंबर में क्या कह रहा है, किसी संख्या का 1/3, सपोज करो संख्या है x, इसका 1/3 भाग 21 के बराबर है। तो 3 का गुणा कर देंगे तो 63 निकल आएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7वां नंबर क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ का एक मूल -2, तो पी का मान, मूल का मतलब होता है मान, -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2, और पी इस तरफ ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये पी, तो p इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो p इज इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7वें का ए आंसर। इसके बाद देखते हैं हम 8वां, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये समरूपता वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 8वां नंबर कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो 2, -5, -2, 7 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे कि एक्स अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो उसका जो मान होगा x, 0 हो जाएगा। अब ये बिंदु है 2 - 5, और ये है 2 - का 9। ये दोनों जो बिंदु है ना, ये और ये, इस x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पे जो भी बिंदु होगा वहाँ पर y का मान 0 होगा। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु से इसकी डिस्टेंस क्या बराबर, तो x2 - x1, तो x - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, y2 - y1, तो प्लस का 25 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, x - x2 यानी x + 2 का स्क्वायर, और y - y2 प्लस का 81 हो जाएगा। सॉल्यूशन कर अंडर रूट वर्ग में ख़त्म हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं अगले में चलते हैं। x - 2 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, -4x हो जाएगा। a - b का स्क्वायर लगाने के बाद ये 25 बराबर है ये x का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 प्लस का 4x प्लस का 81। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4x इस तरफ आएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 81 माइनस का 25 माइनस 8x, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 1 गया, 11 में 5 गया 6 बचेगा, और 7 में से 2 गया 5, 8 - 7 = 56। तो x बराबर -7। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है। तो x बराबर -7, और x अक्ष पर जो स्थित बिंदु था वो हमारा x, 0 ही था। तो x का मान कितना निकला, -7, और y का जो कितना हो जाएगा, 0। तो b नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो 9वें नंबर का है b नंबर -7, 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समद्विबाहु त्रिभुज में, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें AB बराबर AC। तो कितना दे रहा है, ABC, AB बराबर क्या दे रहा, AC दे रहा है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो B और C आपस में क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे। बराबर भुजाओं के क्या होते हैं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो बराबर हो जाएंगे। कह रहा त्रिभुज ABC में 11वें नंबर में नोट करेंगे, 11वें नंबर में देखेंगे। कह रहा है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोण भी कितना होगा। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के सवाल आते हैं तो आप ध्यान देना, वो कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बनता है और पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पर भुजाएं बराबर तो है नहीं है, तो निश्चित ही पाइथागोरस प्रमेय कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन AB का स्क्वायर हम चेक करते हैं। AB का स्क्वायर जो होगा 6 का वर्ग 36, √3 का वर्ग 3, 6 18 की 8, हासिल लगी 1, 3 त्रिकोण 1 10, 108 हो जाएगा। और AC का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 144 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 6 का वर्ग, यानी BC का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखेंगे 144 AC सबसे बड़ी भुजा है। अगर त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, ये AC है तो ये B बचेगा। अब B कितना होगा, 90 डिग्री। इस कोण B की बात पूछी थी तो B कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो 11वें का जो B नंबर हो जाएगा, B कोण जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप के सवालों को नोटिस करेंगे, कहीं ना कहीं 90 डिग्री निकलता है। ये थोड़ा सा समझदारी आप रखना। कह रहे एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, तो प्रत्येक शीर्ष लंबी की जो लंबाई होती है √3/2 भुजा होती है। देखो ये फार्मूला भी होता है, शीर्ष लंबी की लंबाई ज्ञात करने के लिए √3/2 और भुजा कितना दे रहा है, 2A। 2 से 2 कट गया तो A√3 कितना आ जाएगा, A√3। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12वें का थोड़ा ए कन्फर्म भी कर लेते हैं। 12वें का ए देखो ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप 12वें का ए। ठीक है, अब चलते हैं 13वें नंबर में रिटर्न। तो 13वें नंबर में क्या कह रहा है, और देखिए 13वें नंबर में कह रहा है साइन कॉस ए बराबर। साइन कॉस ए कब बराबर होता है, जब ये 45 डिग्री का मान होता है। साइन कॉस कब बराबर होता है, जब 45 डिग्री के मान में दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद ए बराबर 30 डिग्री, 1 + tan² 30, 1 + cot² 30। तो tan² 30 1/√3 होता है 30 का मान, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। और cot 30 का मान कितना होता है, √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो 3 + 1 4/3 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, केवल 3 बचेगा। ठीक है, वो भी 1/, में आंसर जो आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1/3। 15वें में कह रहा है यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखिए गोले वगैरह से रिलेटिव इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप हमेशा याद रखना कि फॉर्मूला लगेगा क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, +- a बराबर +- x +- का y +xy/100। आप ये फार्मूला सबसे बेस्ट होता है, जहाँ पर क्षेत्रफल आ जाए तो समझ लो ये फार्मूला लगाना। अब गोले की जो त्रिज्या दुगनी करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो भाई त्रिज्या दुगनी कर रहा है, ठीक है, त्रिज्या दुगनी कर दे रहा है तो क्या कर रहा है, पहले 100% होगी, दुगनी से 200% कर देना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, या सपोज ऐसा कर लो दुगना, हाँ दुगना कर रहा है, 100 से 200% कर रहा है तो 200% बढ़ रहा, फिर 200% बढ़ रहा, और ये 200 × 200 बटे 100 तो 404, आई थिंक 404। ठीक है, फिलहाल में इससे तो नहीं आ रहा, अपन दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये दूसरे कॉन्सेप्ट में समझते हैं। तो गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, त्रिज्या दुगनी करने पर 4π और 2r का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो 4r² हो जाएगा, 4 × 4 = 16 πr²। तो वृद्धि कितनी हो गई, 12 की। ठीक है, वृद्धि कितनी हो गई, 12 की, कितने में से, 4πr² में से, × 100। ये कॉन्सेप्ट होता है। पहले 4πr² था, ठीक है, 4πr² था, बात समझ रहे आप मेरी। इसके बाद 4πr² था और त्रिज्या दुगनी करने पर कितना हो गया, 16πr²। वृद्धि कितनी होगी, 12 की, कितने में, 4πr² में, तो इससे भाग दे देंगे 4 बार और 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400।
तो जो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 400% वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 400%। तो इसके लिए जो एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वो होती है जैसे वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, ठीक है, बटे मूल मान इंटू 100। अब वही था ना 4πr² से 16πr² हुआ तो 12πa² वृद्धि हो गई बटे 4πr² मूल मान था इंटू 100, 4 से भाग दिया 4 बार और 4 गुणे 100 कितना हो गया? 400%। तो जो वृद्धि हो जाएगी कितने परसेंट हो जाएगी? 400% हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कह रहा दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात है 4/9। जब वृत्तों का व्यास का अनुपात बोलो तो त्रिज्या का अनुपात बात एक ही है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे ना आप? ठीक। तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात तो 2πr1 2πr2 तो r1/r2 कितना है? 4/9। तो कहीं ना कहीं 4:9 ही आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। 16वें का क्या हो जाएगा? 4:9। निम्नलिखित सारणी का माध्य बताइए। चलिए माध्य समझते हैं किस तरीके से निकालते हैं। अब माध्य निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल से मध्यमान निकालेंगे। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? इन दोनों का ऐड करने के बाद 2 से भाग देंगे, पहला 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे तो 1। वैसे इसमें 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, 2 से भाग देंगे 3। वैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 2 से भाग देंगे 5। इन दोनों को जोड़ेंगे 14 और 2 से भाग देंगे 7, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे 18 और 2 से भाग देंगे 9, ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक समझे। और ये बारंबारता होती है 3, 1, 5, 4, 7। इसको x बोलते हैं, इसको f बोलते हैं। इसके बाद fx ज्ञात कर लें, ठीक है। fx कितना हो जाएगा? 3, 3, 25, 7 चौको 28, 9 7 63, कितना हो गया? 9, 25 34, ठीक है, 28 और 63, ठीक है। 8 3 11 4 15 की 5 हासिल आई 1, 6 4 6 4 10 2 12, 125 हो गया। इसको बोलते हैं x हो गया, f हो गया, fx करेंगे तो सिग्मा fx जो हो गया, सिग्मा fx बराबर 125 हो गया। सिग्मा fx कितना हो गया? 125 हो गया। सिग्मा fx नोट कर लिया आपने। अब सिग्मा f ज्ञात करते हैं। सिग्मा f क्या होता है? इनके अंतरालों का योग। तो 3 1 4, 5 9, 4 13, 13 7 20, ठीक है। तो माध्य जो फॉर्मूला होता है निकालने का, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, तो 125/20, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 चौको 20, 4 छंग 24, ठीक है। 4 छंग 24, रुकिए ऐसा करते हैं 125/2 0, 2 से भाग दो 6 और 2 से भाग देंगे 2, 0.5/10, 10 नीचे से अलग करेंगे 6.25, ठीक है। तो 6 कुछ करके आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। तो 6.1 हो जाएगा। 17वें का देखते हैं क्या दे रहा है। 17वें का डी, हाँ 6.1 दे रहा है, ठीक है। 17वें का 1 ही दे रहा है, डी नंबर ही दे रहा है, सही है, ठीक है। ये आ गया 17वें के डी में। तो इसका 6.25 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 6.1 दिया तो मैक्सिमम मिलेंगे। इसके बाद देखो एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। क्योंकि अगले सवाल में जो दे रखा है उसने यही दिया हुआ है। अगले सवाल में ध्यानपूर्वक देखें तो किसी बारंबारता बंटन का जो माध्य है वो 24.1 है। तो 24.1 बहुलक कितना है?
28 है, तो माध्यक ज्ञात करना, तो ये कितना हो जाएगा 48.2, कितना हो जाएगा 48.2 और ये 28 है, ठीक है। 2.8 16 की 6 से लगी 1 6 1 7 और 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे इस तरफ, है ना, क्योंकि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 चौक 12, तो 25.4 आ जाएगा माध्यक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है, 3 माध्यक, ये फॉर्मूला याद रखना, 3 माध्यक बराबर, ठीक है, बहुलक प्लस 2 माध्य, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 19वां देखते हैं, 19वां क्या कह रहा, इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन और बहुलक वर्गों का जो सबसे ज़्यादा बारंबारता दिखेगी, 20 30 वाला जो सबसे ज़्यादा दिखेगी, जो बारंबारता कहलाती है, सबसे ज़्यादा बारंबारता जो होगी उसके ऊपर ही वाला जो वर्ग होगा वो बहुलक वर्ग होगा। तो 19वें का जो हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 19वें का क्या हो जाएगा, सी। एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं, 19वें का सी। 19वें का क्या लिखा है इसने, बी लिखा है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा, तो बहुलक वर्ग यही होगा, आपको मैं बता दूं 20 30 होगा। हाँ 20 30 सही है, बी नंबर करेक्ट है। 19वें का बी, हाँ 19वें का बी सही है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा बारंबारता जहाँ पर दिखेगी, सबसे ज़्यादा जो बारंबारता दिखेगी वो है 23, 23 के ऊपर 20 30, 20 30 लिखा हुआ ऑप्शन बी में। इसके बाद माध्य माध्यक बहुलक में संबंध, तो अभी जस्ट बताया नहीं आपको, माध्य इस तरफ ले जाओ तो वही बचेगा, 3 माध्यक इज इक्वल बहुलक, है ना, बहुलक प्लस 2 माध्य, तो इसके अकॉर्डिंग बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।